हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इन कार्यपत्रक में पूछे गए प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में दिखने वाले हैं। एक चीज़ और बता दें कि आपके क्लास 10th के अंदर जो मैथ, साइंस और इंग्लिश की वर्कबुक है वो इसी चैनल पर करवाई जा रही है। तो अगर आप उन सभी वीडियो का लाभ उठाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलते हैं कार्यपत्रक 1, 2 और 3 के बारे में। सर्वप्रथम हम देखते हैं कार्यपत्रक 1। प्रश्न पूछा गया है, इसके अंदर रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखो। हाँ जी, एक बात और बता दूं आपको साथ में ही कि इस चैनल पर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो एकदम ऑथेंटिक आंसर मिले। तो किसी भी क्वेश्चन में मतभेद होने पर यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक आंसर सभी स्थानों से खोज के एकदम रिसर्च करने के बाद में ही यहाँ पर लिखा जाता है। तो एकदम निश्चित रहिए, आपको सटीक आंसर ही मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक समीकरण को जो परिभाषा है वो लिखो। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों तथा उत्पाद को उनके प्रतीक के रूप में लिखने से प्राप्त समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, अभिकारकों व उत्पाद को संक्षिप्त में लिखना क्या दर्शाता है। कई सारे जगहों पर आपको यह आंसर अलग अलग मिल सकता है, लेकिन ध्यान से देखना। यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखना सबसे सरलतम तथा उपयोगी विधि है। इसको आप इस स्लाइड में आराम से देख सकते हो। यहाँ से मैंने ये इसका सही और सटीक आंसर लिया है। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखो। तो इस नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकते हैं, न ही द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है। अर्थात अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। जितना द्रव्यमान इधर अभिकारकों का है उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के उधर जो उत्पाद हैं उनका रहने वाला है। टोटल द्रव्यमान बराबर रहता है, ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात कर लें, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। एकदम साफ शब्दों में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, तो प्रश्न नंबर 5 है, बुझे हुए चूने का नाम और रासायनिक सूत्र लिखना है। नाम, रासायनिक नाम लिखना है अपने को। तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र। कैल्शियम ब्रैकेट में है, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें, निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। तो इसमें देखो, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, निकाल दिया इस यौगिक में से। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं कार्यपत्रक 2 के बारे में। अच्छा दोस्तों, एक काम करना है आपको कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में 3 कार्यपत्रक है, और 3 कार्यपत्रक में आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे अपने 6 हैं, 7 हैं और 7 हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से ऐसे कितने प्रश्न हैं जो आपको एकदम सही सही आते हैं, वो आप एकदम से मेरे को कमेंट में बताएं। देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन कर पा रहा है, उसका में हम देखेंगे आपने क्या क्या यहाँ से सीखा है। ठीक है, देखो कार्यपत्रक 2 में संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखो। प्रश्न नंबर 1 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इतना ही इंटरेस्टिंग इसका जवाब भी है। देखो क्यों हो जाती है चमक, क्योंकि दीवार पर जब चूने के पानी, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसका लेप किया जाता है तो यह CO2 से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। यही चमकीला है जिससे चमक आती है। CO2 कहाँ से, वायुमंडल से मिल जाएगी, दीवार पर ही लगा दिया और आपस में अभिक्रिया करेंगे। 2-3 दिन बाद में हम देखेंगे दीवार पर एकदम बढ़िया चमक आती है जब हम दिवाली पे सफेदी करते हैं ना दीवारों पे, तब। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, उष्मा शोषी व उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अंतर बताओ। 2 अंतर बता देंगे उदाहरण दे करके। ठीक है, चलो, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये 2 चीज़ें बनेगी। ठीक है, इसमें उष्मा हम दे रहे हैं इसलिए ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, इसमें जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निष्कासित होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बात करें इसकी,
ये वही है सफ़ेदी वाला, मार्केट से लेके आए, उसको अंदर हमने पानी में डाल दिया। फिर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम चूने का पानी बोलते हैं। और इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए क्यों है भाई। देखो, श्वसन के दौरान ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा मुक्त करता है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊर्जा मुक्त हो रही है ना, इसलिए। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, तो 7 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं फेरस सल्फेट के अंदर। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो फोटोग्राफी में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है, सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, तो इसको हम प्रकाश या अपघटन बोल सकते हैं। तो किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है, यह एक अपघटन अभिक्रिया संपन्न होती है। शॉर्टकट में आंसर लिखो तो बता रहा हूँ, और इस अभिक्रिया को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपको समझने के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड होता है, उसको हम देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, इस तीर के ऊपर लिखना है आपको सूर्य का प्रकाश। ठीक है, लिख लोगे, इतना काम तो आप कर ही सकते हो ना। और सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक मतलब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है, यही होता है। ठीक है, कम क्रियाशील अधिक को नहीं हटा पाएगा, कोई भी विस्थापन नहीं होगा, ये गलत हो जाएंगे तीनों आंसर नीचे वाले, ऊपर वाला एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अब कार्यपत्रक 3 की। कार्यपत्रक 3 के अंदर आपको दिख रहा है, देखो प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं जी, तो हम बोलेंगे साहेब, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो अपनी उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं जी। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है, यही क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर जो 3 धातु और अधातु है वहाँ पर भी पूछा जाएगा, ध्यान देना इसको, वापस से हम देखेंगे आगे। देखो, चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करने के कारण काली पड़ जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण काली पड़ जाती है। देखो तो सिल्वर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S बना है और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है, यही अपना काले रंग का पदार्थ है, यही है Ag2S। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, कॉपर के ऊपर हरापन कौन सी अभिक्रिया के कारण दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है। देखो, कॉपर है वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग का पदार्थ जिसको हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं वो बनाता है। ठीक है साहब, यह कॉपर के संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, तो ये हरे रंग का पदार्थ कौन बना, कॉपर कार्बोनेट, इसकी वजह से हरा रंग आया। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थों का स्वाद क्यों बदल जाता है। देखो, इसको हम विकृत गंधिता के कारण शॉर्टकट में लिख सकते हैं, विकृत गंधिता के कारण, लेकिन पूरा विस्तार से देखो, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो अपचयित मतलब रिड्यूस्ड हो करके विकृत गंधित हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। ठीक है, सीलबंद चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित किए। उपचयन को ही हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करना है, एक बीच में लाइन खींच देंगे और अंतर बता देंगे। फिर उपचयन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन ऑक्सीकरण। बात करें अपचयन की बात, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन या फिर हाइड्रोजन का योग होता है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अवक्षेप क्यों प्राप्त होते हैं। अच्छी बात है, बताओ साहब। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस पदार्थ बनते हैं, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो पानी में घुल नहीं सकते, तो उन्हें अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो 100 की बात यह निकल के आई, अर्थात अवक्षेपण अभिक्रिया के कारण ही अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ठीक है, आ गई होगी बात आपको समझ में।
आगे हम कार्यपत्रक 4 है जो कि अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर नंबर 2 के बारे में होने वाला है। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट से हम कार्यपत्रक 4 की चर्चा कर लेते हैं। देखो, कार्यपत्रक 4 है वो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में है। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, नींबू के पानी में होता है अम्ल होता है, अब कौन सा होता है? तो वहाँ पर होगा सीट्रिक अम्ल। देखिए दोस्तों, आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा एक बार कि यहाँ पर जो भी आंसर मिलेंगे वो ऑथेंटिक मिलेंगे। अगर किसी भी आंसर में मतभेद है किसी क्वेश्चन में, तो उसका एकदम रिसर्च करने के बाद में ही यहाँ पर आंसर लिखा जाता है। तो एकदम से निश्चित रहें, सही और सटीक आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, टार्टरिक अम्ल इमली में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अपना जठर रस पेट में मिलता है। लैक्टिक अम्ल ये है दही के अंदर पाया जाता है। एक ही क्वेश्चन में कई सारी बातें आपकी हो गई, बाकी इसका सही और सही आंसर हो जाएगा ब वाला। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, अम्ल व क्षारक में अंतर बताइए। तो हम 2 अंतर बता देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके लिए ट्रिक आपको पता ही है, नील, ठीक है। और इस जो क्षार की बात करें तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, छाल है नी, ठीक है, इससे याद रख लेना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, हमारे पाचन तंत्र में अमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? अभी अभी तो मैंने बताया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र लिखो। तो हाइड्रोनियम आयन ये होता है जब H2O के अंदर H+ आयन जुड़ता है तो यह H3O+ बनाता है, इसको ही हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व पीएच के मध्य क्या संबंध है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और पीएच के मध्य संबंध का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसके मामा का, फूफा का, बुआ का लड़का, ऐसा नहीं होता। पीएच का मतलब, संबंध का मतलब होता है कोई सूत्र। तो सूत्र अपने पास में हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग आधार में ये 10 बोला जाता है। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग आधार 10 ब्रैकेट में H+ आयन की सांद्रता। अर्थात इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो विलयन में हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान कम होता है। अगर मैं उल्टा बोलना चाहूँ तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटने पर पीएच मान बढ़ता है, ऐसे भी बोल सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा, वायुमंडल में उपस्थित अम्लीय गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसें हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित अम्लीय गैसें जब वर्षा जल में मिलती हैं तो वर्षा जल भी अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, पीएच स्केल को समझाइए। क्या है पीएच स्केल? तो स्केल मतलब, स्केल अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में होता है पैमाना। तो यह एक ऐसा पैमाना है जिससे पदार्थों की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति का मापन करते हैं कि ज़्यादा है अम्लीय या फिर कम है अम्लीय। तो मापन किससे करेंगे? हमें पीएच स्केल से कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की, हमारे मुंह में लार का पीएच कितना होता है? तो लार का पीएच होता है अपने पास में 7.8 आएगा। ये इसका सही आंसर कितना आएगा? 7.8। देखो 5.5 मत कर देना, क्योंकि 5.5 से कम होने पर मुंह के अंदर जो अपना इनेमल होता है दांतों का, वो खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। तो 5.5 से तो ऊपर ही होगा और 7.9 से कम होगा। तो ज़्यादातर हम यह मानते हैं कि सामान्यतः लार का पीएच 7.8 होगा, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, दांत के ऊपरी आवरण का नाम लिखो। उसको हम बोलते हैं इनेमल। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्यपत्रक 5 के बारे में, ठीक है। तो कार्यपत्रक 5 है अपना, क्षारक विलयन में क्या उत्पन्न करते हैं ये बताना है। सबको पता है, बात बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत समझदार हो। क्षारक होते हैं वो OH- आयन मुक्त करते हैं। तो H+ कौन करता है? अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन मुक्त करते हैं। आगे बात समझ में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, क्षारक किसे कहते हैं ये बताओ आप। तो क्षारक किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण भी दो। तो वे क्षार जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उनको हम क्षारक कहते हैं, जैसे कि NaOH और KOH। इनको जब पानी में मिलाते हैं तो क्या मुक्त करेंगे भाई साहब? OH- मुक्त करेंगे, इसलिए इनको क्षारक कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है भाई साहब? उत्तर हो जाएगा इसका कि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और विलयन में इन आयनों की गति के कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन मैं आपको बता दूं,
दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की गति से या फिर आयनों की गति हो रही है तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, यहाँ पर है आयन, और आयनों की अगर गति हो रही है तो उसमें विद्युत धारा का चालन भी हो रहा है। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर बताओ। देखो, प्रबल अम्ल वे होते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से आयनित हो जाते हैं, मतलब जल्दी से पानी में घोलते ही H+ आयन दे देते हैं, अम्ल H+ ही देंगे साहब, और जल्दी से दे देते हैं, उनको हम प्रबल अम्ल कह देंगे। दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आसानी से आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, मतलब H+ आयन देंगे तो सही, लेकिन बड़ी मुश्किल से देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो मिलान पीएच के आधार पर करना है। पहले मेरी बात सुनो, प्रबल क्षारक जो होगा ना उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 7 से ज़्यादा होगा। प्रबल अम्ल का पीएच मान है वो 7 से बहुत कम होता है। बात करें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बीच की बात करनी है अपने को, या तो प्रबल अम्ल हो या फिर प्रबल क्षारक हो, तो उसका पीएच मान इक्वल टू 7 के पीएच के लगभग होगा। इसको आपको मिलाना है इससे। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, मधुमक्खी के काटने पर जलन वाले स्थान पर दर्द का अनुभव कौन से अम्ल के कारण होता है। तो भाई मधुमक्खी काटती है तो उनके डंक में मिलता है फार्मिक अम्ल, इसके कारण होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो देखो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो। बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं, और खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और इसका नाम बोलना चाहें तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बड़ी अच्छी बात बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सस्ता केक पसंद करते हैं, इसके लिए कुक कौन सा रसायन काम में लेता है, नाम लिखो। तो ये जो बेकिंग सोडा है ना, इसी का उपयोग खस्ता, पकोड़े और केक आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उसका उपयोग लिखो। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, और इसका उपयोग हो जाता है कागज उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग में, कागज या कपड़ा उद्योग में। जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है विरंजन कार्य हेतु। विरंजन का मतलब समझे, मतलब रंग उड़ाने वाला कार्य करने हेतु। जो लीलग्रह समुदाय के लोग होते हैं वो विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कार्यपत्रक 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने से मिश्रण बाहर आने का क्या कारण है। अगर अम्ल में जल मिलाएंगे तो वो मिश्रण है ना बाहर आ जाएगा उबल उबल के, क्योंकि उसमें उष्मा मुक्त हो रही है, उष्मा के कारण वो उबल रहा है और बाहर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, दूध से दही जमने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन, खट्टा हो जाएगा, और खट्टा हो जाएगा तो वो 6 से कम हो जाएगा। वैसे दूध का पीएच 6 के आसपास होता है तो पीएच कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, क्लोर क्षार प्रक्रिया की व्याख्या करो। देखो, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक तो क्लोरीन गैस और एक क्षार मिल रहा है इसलिए। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जल के स्थायी कठोरता हटाने के लिए काम में आने वाले यौगिक का नाम और सूत्र लिखो। नाम तो हो जाएगा उसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम वाशिंग सोडा बोलते हैं। सूत्र हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O डेकाहाइड्रेट। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है, तो क्रिस्टलन जल की उपस्थिति को दर्शाता है। और हम बात करें कि जब उसको पानी में घोला जाता है कॉपर सल्फेट को, तो उसके जलीय विलयन में क्या बनता है, कॉपर और क्या बनता है CuH2O4+2 आयन बनता है, और इस आयन के बनने के कारण ही रंग नीला हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। तो देखो, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन सा, ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.2H2। इसकी जल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो जिप्सम प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 7, जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता।
देखो, जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपने आयनों में नहीं टूटते, अर्थात H+ आयन न बनने के कारण इसका व्यवहार अम्लीय नहीं होता। अब अम्लीय हम उसको तो बोलते हैं जो H+ आयन देते हैं। अब पानी नहीं रहेगा तो H+ आयन बनेंगे नहीं, H+ आयन ही नहीं बन रहे हैं हम, तो उसको अम्ल कैसे बोल सकते हैं, आप ही बताओ। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाले पदार्थ का नाम बताओ। तो क्लोरीन से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, वो अपना क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करता है और फिर बनाता है विरंजक चूर्ण CaOCl2, ये बनाता है। आई बात समझ में, प्लस में H2O मुक्त होता है। प्रश्न नंबर 9 देखो, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो सिरका के अंदर कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के अंदर मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, और दही के अंदर मिलता है अपने को लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से इनका मिलान कर देना है। आगे हम धातु और अधातु के बारे में कार्यपत्रक 7 की चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, सभी जो वीडियो हैं कार्यपत्रक 1 से लेकर 50 तक की, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिनको आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा करके चैनल पेज में जा करके आसानी से देख सकते हैं। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कार्यपत्रक 7 के बारे में। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, धातु की कोई 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। धातु की 4 विशेषताएं होती है तन्यता, आघातवर्ध्यता, विद्युत चालकता और ध्वनिकता। तन्यता का मतलब धातुओं को खींच करके उनसे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। आघातवर्ध्यता का मतलब धातुओं को पीट करके उनसे चादर बनाई जा सकती है। और विद्युत चालकता का मतलब इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ध्वनिकता का मतलब धातुओं को पीटने पर उनमें से ध्वनि भी उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 2 है कि पीवीसी का पूरा नाम बताइए। पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसका पूरा नाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, उस धातु का नाम बताइए जो द्रव्यावस्था में पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर। प्रश्न नंबर 4 है, मरकरी का अन्य धातुओं से अलग गुण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मरकरी कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, जबकि बाकी वाली जो धातुएं, अन्य धातुएं होती है, वो ठोस होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है और आग पकड़ लेती है। अतः वायु और नमी से बचाने के लिए ही इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। एक्वारेजिया क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, एक्वारेजिया के संगठन का अनुपात बताना है। आपको बता दें, एक्वारेजिया को ही हम अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज ये जो बनता है 2 प्रकार के अम्लों को मिलाने से मिलता है। और अगर हम HCl और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में 3 भाग HCl अम्ल और 1 भाग HNO3 का मिला लें तो एक्वारेजिया का निर्माण हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें, गहनों की सफाई करने के बहाने व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर के ठगी करती है। अच्छा, ये 2 प्रकार के जो अम्ल होते हैं, HCl अम्ल और HNO3 अम्ल, सांद्र HCl अम्ल और सांद्र HNO3 का मिश्रण है, उसका मिश्रण लेकर के ये ठगी करते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी में सबसे निम्नतर स्तर पर कौन सी धातु आती है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सोना, जिसका प्रतीक Au होता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, समस्थानिक किसे कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए देखो, ऐसे तत्व है जिनके नाभिक में प्रोटॉन समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। चलो बात कर लेते हैं कार्यपत्रक 8 की, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों में कौन सा कोष पूर्ण होता है। तो उत्कृष्ट गैसों में सबसे बाह्यतम कोष पूर्ण होता है, जिसको हम बाह्यतम संयोजकता कोष कहते हैं, वो पूर्ण होता है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बंध का नाम। आसान है, आयनिक बंध होता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। उत्तर हो जाएगा क्योंकि मजबूत अंतर, देखो आयनिक यौगिकों के अंदर एक मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, तो उस मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता
है। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, सोडियम और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखो। एक बात मेरी ध्यान से सुनना आप कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते किसे हैं? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। इसका सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम होता है 11 नंबर पे। इसकी पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह है बाह्यतम कोश। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी, सोडियम लिख देंगे और उसके बाह्यतम कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 बिंदु लगा देंगे। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 12 है। इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे मतलब बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी आपके पास में, मैग्नीशियम के ऊपर आप 2 बिंदु लगा दोगे इस तरीके से। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपको बताना है अंतर किसमें, खनिज और अयस्क में अंतर बताना है। सबसे पहले देखो खनिज, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को ही हम खनिज कहते हैं। जैसे कि आपके आसपास में जो भी मिट्टी या पहाड़ है उसके अंदर कुछ ना कुछ धातु की मात्रा तो होती है, लोहे की मान लो चलो, और अगर हम उसकी बात करें थोड़ी मात्रा ही होती है तो उसको हम खनिज कह सकते हैं। जबकि अयस्क किसे कहेंगे, कुछ स्थानों पर खनिजों में कुछ विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मात्रा में होते हैं, जिसे निकालना लाभकारी होता है, तो इन्हें हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो किसी स्थान की मिट्टी में कोई एक धातु जैसे कि लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में है और हम उसका निष्कर्षण करें लोहे का तो हमें लाभ होगा, तो उस स्थान की मिट्टी जो है, उस स्थान का जो खनिज है उसी को हम अयस्क कह देंगे। आगे होगी शायद आपको बात समझ में। बात करते हैं प्रश्न नंबर, इसी के अंदर ब वाला है, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताना है आपको। देखो सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं भर्जन और दूसरी तरफ निस्तापन लिख लेते हैं, उनके बीच में लाइन खींच देते हैं। भर्जन होता है सल्फाइड अयस्कों का। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही भर्जन कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं निस्तापन की। निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्क का। तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अंतर समझ में आ गया दोनों में। इस एक में भर्जन में सल्फाइड होगा, निस्तापन में कार्बोनेट होगा। इसके अंदर वायु की, भर्जन में वायु की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी और निस्तापन में सीमित मात्रा। आगे बात समझ में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, उदर में जलन होने पर एंटा एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको बता दें एंटा एसिड दुर्बल क्षारक होते हैं और वो दुर्बल क्षारक पेट में जो अम्ल है उससे अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देते हैं। इसका सही आंसर इस तरीके से लिखना है, एंटा एसिड का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि एंटा एसिड उदर में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तथा अम्ल को उदासीन कर देते हैं, जिससे पेट में जलन व दर्द नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो वो 2 धातु हो जाएंगी आपकी सिल्वर यानी कि चांदी, Ag इसका प्रतीक है, और दूसरी हो जाएगी सोना जिसका प्रतीक Au है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, उस यौगिक का नाम बताना है आपको जो चांदी को कालापन प्रदान करता है। इसका सही आंसर देखो यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम से। देखो चांदी जो होती है वो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड, किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में क्रिया करके काली पड़ जाती है। देखो इसमें अभिक्रिया से समझो आप, सिल्वर H2S से अभिक्रिया करके Ag2S में परिवर्तित होती है और इस Ag2S के बनने के कारण ही काला रंग प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा था कि उस यौगिक का नाम बताओ जो काला रंग प्रदान करता है, उसका नाम हो जाएगा Ag2S। उसका नाम यहाँ पे सही से हो जाएगा Ag2S। ठीक है, बात करते हैं कार्यपत्रक 9 की। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 है, कॉपर के संक्षारण को आपको समझाना है। कॉपर का संक्षारण मतलब कॉपर, ध्यान से देखना, कॉपर वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट यानी हरे रंग का पदार्थ बनाता है और इसका समीकरण हो जाएगा ये, कॉपर प्लस CO2 इज इक्वल टू कॉपर कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, यशद लेपन किसे कहते हैं।
तो लोहे या इस्पात पर जस्ते की परत को चढ़ाना ही यह सदलेपन कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील जो इस्पात है कौन सी धातुओं का मिश्रण? 3 धातुओं का मिश्रण होता है, आयरन, निकल और क्रोमियम। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो ओलंपिक खेलों में प्रदान किया जाने वाला कांस्य पदक कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो 2 धातुओं का मिश्रण होता है वो, एक तो कॉपर और एक टिन जिसको हम एसन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें तो मिलान करना है, ध्यान से देखना। अमलगम होता है, किसी धातु के अंदर अगर पारा मिला दिया जाए तो अमल हो जाएगा। पित्तल की बात बाद में बताऊंगा। सोल्डर देखो, सोल्डर होता है सीसा प्लस टिन का मिश्रण, Pb प्लस Sn। ठीक है, सोने के गहने जो होते हैं उसके अंदर सोने के अंदर थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है गहने बनाते टाइम। अब बात कर लेते हैं पीतल की, तो ये जो पीतल है ना, ये होता है तांबा और जस्ते का मिश्रण। यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है टिन, तो टिन को काट करके आप जस्ता या फिर जिंक लिख लेंगे, हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है ऊपर तांबा और जो टिन है वो तो क्या बनाता है, कांस्य पदक, कांसा बनाता है। आगे होगी शायद बात समझ में। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो पूछा है गीजर बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं होता, कारण तो बता दो। तो देखो, तांबा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता और विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसलिए तांबे का उपयोग करते हैं। जबकि इस्पात जो होता है वो भाप से क्रिया करके संसारित होकर कमजोर हो जाता है, इसलिए इस इस्पात का प्रयोग नहीं कर पाते। अभिक्रिया हो जाएगी क्योंकि जो इस्पात के अंदर लोहा होता है ना, ये लोहा उस नमी या भाप से अभिक्रिया करके क्या करेगा, Fe3O4 का निर्माण करेगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा और संसारित हो जाएगा, इसलिए इस्पात का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल और तांबा है धातु, तो पीतल एवं तांबे के बर्तन खट्टे पदार्थों से अभिक्रिया करके विषैले लवणों का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, और ये संसारित हो जाएंगे, मतलब धातु खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखते। इसके अंदर एक लाइन और जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है तो, कि विषैले लवणों का निर्माण करते हैं जिसे खाने से शरीर को हानि हो सकती है। अगर आप अचार वगैरह डाल रहे हो तो उस अचार को खाने से आपको हानि हो सकती है। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 9 तक कंप्लीट किए हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रक 10 के बारे में। कार्यपत्रक 10 के अंदर जो कि अपना कार्बन एवं उसके यौगिक है, उसके अंदर पहला प्रश्न रहने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो आपको पता है कि कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बंध बनता है। तो यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा कार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो आराम से इसको, कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा ऑक्सीजन के साथ में किया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 2 में कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो वो 2 गुणधर्म हो जाएंगे, चतुस्संयोजकता तथा श्रृंखलन। कार्बन के ऐसे 2 गुण हैं जिनकी वजह से हमारे चारों तरफ इसके विशाल यौगिक पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा कि ऑक्सीकारक को परिभाषित करो। उत्तर हो जाएगा इसका कि ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कर दें या फिर उपचयन कर दें, तो ऐसे पदार्थों को उन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है सिरका का संगठन बताओ और बाद में उसका उपयोग बताओ। देखो, अगर हम एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को लें तो उसी को हम सिरका कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि लगभग 3% तो हम 3 भाग तो हम एसिटिक अम्ल का लेंगे और बाकी जो बच गया 97 भाग उसको हम पानी से पूरा करेंगे। ठीक है, तो जो विलयन बनेगा उसको हम एसिटिक अम्ल बोलेंगे। इसका उपयोग और देख लो, इसका उपयोग परिरक्षण हेतु किया जाता है। और दूसरा उपयोग भी सुन लो कि आपके आसपास में जो पानी पूरी गोलगप्पे वाले होते हैं उनका पानी जो खट्टा खट्टा लगता है आपको, उसमें भी एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 की हम बात करें तो मिसेल संरचना का चित्र आपको बनाना है। आराम से इस चित्र को आप देख सकते हो, जिसके सेंटर में तेल या फिर मेल है और बाहर वाला सिरा आयनिक भाग होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, जिसको हम जल रागी सिरा कहते हैं। और अंदर वाले जो ये लाइन दिख रही है आपको जिगजैग, ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो कि जल विरोधी सिरा होता है, इसे हम पूंछ भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पूछा गया है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है। एक तरफ साबुन लिख लो, एक तरफ अपमार्जक लिख लो। इसमें पहला अगर साबुन में देखा जाए तो साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक ये यहाँ पे काट लेना आपको, ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। सेकंड अंतर की बात करें तो साबुन केवल मृदु जल में झाग देते हैं और अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में झाग दे सकते हैं।
साबुन की बात करें तो जल में घुलने में टाइम लेते हैं, समय लेते हैं, जबकि अपमार्जक जल में तीव्रता से घुलते हैं। ये दोनों में अंतर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब कार्यपत्रक 11 के अंदर प्रश्न नंबर 1 की। पूछा गया है कि CH4 मेथेन का आणविक सूत्र है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने उप सहसंयोजक आबंध 6 हैं कि 7 है कि 5 है कि 4 हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 सहसंयोजक आबंध होते हैं इसके अंदर। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसके अंदर मेथेन को क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाई गई है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर एक क्लोरीन है, ये एक हाइड्रोजन को हटा देगा और एक हाइड्रोजन को अपने साथ में ले जा करके HCl बना देगा। तो यहाँ पर CH3 बचेगा और Cl बन जाएगा। तो CH3Cl ये यहाँ पर इसका निर्माण होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें, हाइड्रोजनीकरण को समझाइए और बाद में इसका उपयोग बताइए। सबसे पहले देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना, किसके अंदर मिलना? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का मिलना तथा बाद में उससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसका उपयोग हम देखते हैं कि वनस्पति तेल के अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, किसकी उपस्थिति में? निकल और पैलेडियम की उपस्थिति के कारण, तो हमारे पास में बन जाता है वनस्पति घी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें, एथेन का सूत्र लिखकर बिंदु संरचना बनाइए। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको जो भी आंसर मिलेंगे वो एकदम से एक्यूरेट आंसर ही मिलने वाले हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर मतभेद है तो उसका पूरी रिसर्च के बाद में ही यहाँ पर लिखा जाता है। तो निश्चिंत रहे, कोई भी आंसर आपका गलत यहाँ से नहीं होने वाला, एकदम सटीक आंसर ही मिलेगा। कहीं पर भी जा कर के आप उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो एथेन का सूत्र लिखना है। सूत्र ये हो गया C2H6 और बिंदु संरचना बनानी है। बिंदु संरचना मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर बिंदु के रूप में दर्शा दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाती है। यहाँ पर जहाँ भी आपको एकल बंध दिख रहा है उनकी जगह बस 2-2 इलेक्ट्रॉन रख देने हैं, बाकी इनके सर्किल कर देने हैं, ठीक है, गोले बना देने हैं। तो आराम से इसको देख सकते हो, प्रत्येक एकल बंध की जगह हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखने बस आपको। ब्यूटीन का सूत्र आपको मिलेगा C4H8, क्योंकि ईन जब लग गया तो आपके पास में ईन का, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बहुत सी जगह पर आपको है ना C4H10 भी मिल जाएगा, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। तो ऑथेंटिक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। कार्यपत्रक 12 की जल्दी से हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 बोला गया है कि कार्बनिक यौगिकों में त्रिआबंध होने पर नामकरण में प्रयुक्त होता है। देखो, ईन तो जब होता है जब डबल बॉन्ड होता है, एन जब होता है सिंगल बॉन्ड, आइन लग जाएगा जब क्या हो? त्रिआबंध हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आपके रसोई घर के सिलेंडर में भरी हुई गैस का नाम आपको बताना है। तो अपने सिलेंडर में LPG गैस भरी हुई है, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, हिंदी में बोले तो द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, एथेनॉल का औषधीय उपयोग आपको बताना है। एथेनॉल का औषधीय उपयोग दवाइयों में विलायक के रूप में और साथ ही एंटी इन्फेक्टिव के रूप में, मतलब इन्फेक्शन को रोकने वाली दवाइयाँ बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको एस्टरीकरण अभिक्रिया के बारे में लिखना है। सबसे पहले बता दूं एस्टरीकरण क्या है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति चाहिएगी अपने को। उसके बाद में एल्कोहल व कार्बनिक अम्लों की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया हो रही है? एल्कोहल व कार्बनिक अम्लों की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। तो एस्टर बनना ही एस्टरीकरण कहलाता है, लेकिन यहाँ पर उपस्थिति चाहिएगी H2SO4 की। बात आ गई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्यों? बताओ साहब। देखो, क्योंकि कार्बन एवं उसके यौगिक जलने पर अत्यधिक ऊष्मा देते हैं, अर्थात इनका ऊष्मीयमान अधिक होता है। ऊष्मीयमान अधिक होने की वजह से ही कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, IUPAC का पूरा नाम बताओ। इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर ऑफ और एंड ये रहेगा साइलेंट, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 7 की बात करें, एथेनॉल का मुख्य उपयोग आपको बता देना है। तो इसका उपयोग पहली बात तो औषधियों में होता है, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोश करने के लिए होता है, ठीक है। पॉलिश करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए भी ग्लिसरॉल का उपयोग होता है। इत्र बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है और विलायक के रूप में तो इसका उपयोग होता ही है दवाइयों के अंदर।
चलो प्रश्न नंबर 8 की बात कर लें तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को तो हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं साहब। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अंतर आपको बताना है। तो एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एल्कीन जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध ही पाया जाएगा सभी के अंदर, और एल्कीन के अंदर द्विबंध पाया जाएगा कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के मध्य, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 12 तक कंप्लीट किए हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रक 13 के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। कार्यपत्रक 13 में बताया गया है प्रश्न नंबर 1, सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक के प्रयास से तत्वों का आवर्त सारणी का विकास हुआ था। तो सबसे पहले डोबेरोन ने त्रिक नियम दिया था और वहीं से आवर्त सारणी बनाने का प्रयास आरंभ कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं बताओ, लिमिटेशन बताओ कि कहाँ तक ही वो लागू हो पाया। तो देखो पहली कमी तो उनकी ये थी, सीमा बोल दो या फिर कमी बोल दो, ये थी कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, कैल्शियम से आगे अष्टक नियम नहीं लागू होता। दूसरा इसकी कमी थी या फिर सीमा थी, इसके अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। तो न्यूलैंड्स ने यह नहीं बताया कि आगे जाकर के कोई और तत्व भी खोजे जा सकते हैं। तो इन्होंने देखो इनके अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान और भविष्य में कोई और तत्व नहीं मिलेगा इनके अनुसार, लेकिन बाद में तो और खोज लिए गए थे तत्व, है ना। आपको पता ही आज 118 तत्व है अपने पूरी प्रकृति के अंदर। प्रश्न नंबर 3 है मेंडलीफ का सिद्धांत लिखो। तो मेंडलीफ ने क्या लिखा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। मतलब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो फिर गुणों में आवर्तिता होने लगती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो वो सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु क्रमांक के। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और कितने आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो समूह है जिसको हम वर्ग बोलते हैं, खड़ी लाइन, और 7 आवर्त हैं, तिरछी लाइंस। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा सिलिकॉन क्या है, धातु है या अधातु है या उपधातु है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिलिकॉन है उपधातु, ऑप्शन नंबर C। प्रश्न नंबर 7 है धातु विद्युत धनात्मक क्यों होते। देखो तो क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, इसलिए धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, और त्याग करके ही ये धनात्मक आयन बनाते हैं या फिर विद्युत धनी होते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा किन्हीं 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम आपको लिखना है। तो एक तो हो जाएगा हीलियम और एक हो जाएगा नियोन। इसके अलावा आप लिख सकते हो जिनोन, क्रिप्टोन। ठीक है। देखिए दोस्तों तो कार्यपत्रक 14 के अंदर आधुनिक प्रश्न नंबर 1 है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह किसको दर्शाते हैं। ये जो खड़ी लाइन होती है वो किसको दर्शाती है। तो हम बोलेंगे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे पता चलता है अपने को। अगर पहले वर्ग में तो उसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 2 होगा, फिर 13वें में तो 3 होगा, इस तरीके से पता चलता। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आपकी किताब में ना बता दूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से लिखना बता रखा है, बाकी आप 11th 12th में जाओगे तो इस तरीके से लिखना भी आप सीख जाओगे। ठीक है। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको बता रहा हूँ। पहले देख लो सोडियम का 11 नंबर पे आते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। या फिर ऐसे देखिए 1s2 2s2 2p6 और बाद में बच गया एक, वो 3s में चला जाएगा। ठीक है। इसके लिए अगर आप समझना चाहते हो तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिए कि ये किस तरीके से आते हैं, समझा दूंगा। ठीक है। ब वाला देखो नाइट्रोजन का लिखना, तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1s2 और दूसरी कक्षा में 2s2 2p6 2p3 हो गए, ये भी 5, तो 2,5। ठीक है। क्लोरीन की बात करें 17 नंबर पे आता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 नंबर पे आता है, पहली में 2 और बच गए वो दूसरी में 6। ठीक है। इस तरीके से पहली में 2 और दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ गई होगी बात समझ में, अगर नहीं आई तो कमेंट कर देना, समझा दूंगा आराम से, फिर कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 11वीं 12वीं में।
और यहाँ पर जो भी आंसर मिलेंगे आपको पता है ऑथेंटिक होने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में मतभेद होने पर पूरी रिसर्च के बाद में ही वो लिखा जाता है। निश्चित रहे एकदम से बढ़िया और शानदार क्वेश्चन ही आपको आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कारण बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। देखो इसका जवाब हो जाएगा क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नई कक्षा जुड़ती है। नई कक्षा जुड़ेगी तो देखो ऐसे नई कक्षा जुड़ेगी तो आकार बढ़ेगा ही, ठीक है। ब वाला देखो, उत्कृष्ट गैस अक्रियाशील क्यों होती है, मतलब किसी से क्रिया क्यों नहीं करती, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ होता है, अर्थात इनका अष्टक पूरा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 5 देखो, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का m कोई तत्व है, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के M2O3 बनाता है। m क्या है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा आवर्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से। तो आइए दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं कार्यपत्रक 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 है, द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है। तो नियोन तो अक्रिय गैस हो गई, इसके पहले आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, मेंडलीफ व आधुनिक आवर्त नियम में मुख्य अंतर आपको बताना क्या था। तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, जबकि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, ये अंतर है। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है, मतलब टोटल मिलाकर के 12 हो गए। और 12 नंबर पे कौन सा आता है, याद रख लो, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। ठीक है। इसी में दूसरा है, आवर्त सारणी में इसका स्थान भी बताओ। तो इसका स्थान आपको बता दें कि द्वितीय वर्ग में तो उपस्थित होता है, मतलब दूसरे वर्ग के अंदर, दूसरे समूह के अंदर। ठीक है। और तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो उपधातु किसे कहते हैं, पूछा गया है। एक उदाहरण भी देना है आपको। तो कुछ तत्व धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करती है, इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखना, आपको सिलिकॉन लिख देना। प्रश्न नंबर 5 है, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों को कहाँ पर रखा गया है। तो आपकी जो आवर्त सारणी है वो इस तरीके से है, इसके अंदर यहाँ पर रखा गया है डी ब्लॉक के तत्वों को। तो आपको बता दें कि पहला, दूसरा, फिर तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे वर्ग में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो परमाणु क्रमांक 55 से लेकर 86 तक टोटल 32 तत्व विद्यमान है अपने छठे आवर्त के अंदर। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और सल्फर परमाणु संख्या 16 है, इनकी संयोजकता कितनी कितनी होगी। तो देखो कैल्शियम की तो होगी +2 और सल्फर की होगी -2 संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालते हैं, 4 में से माइनस कर लो, ये एक ट्रिक है। ठीक है। और इसकी संयोजकता निकाल ले तो लास्ट वाले को 4 में से माइनस कर दो तो अपने पास -2 आ जाती है, इसलिए संयोजकता -2 हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप चैनल में जा करके सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहो एंड मस्त रहो।